हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में मैंने 3 ऑपरेटर्स कवर किए हैं। पहला है एरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर और तीसरा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर की मैं बात करूं तो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस होता है। असाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इक्वल टू, इसके अलावा जो हमारे पास 5 एरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं उस वही हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में भी होते हैं। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करूं तो हमारे पास प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो ये हम ऑपरेटर इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर में। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर की अगर बात करें तो आपको मालूम है, अगर मैं जैसे c इक्वल टू ए प्लस बी लेता हूं तो यहां पर ये सिंपल प्लस ऑपरेटर है यहाँ पे, तो a और b का जो भी एडिशन होगा वो c में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही c इक्वल टू ए माइनस बी अगर मैं लेता हूं तो a और b का जो भी रिजल्ट होगा सब्ट्रैक्शन के बाद वो इसमें c में स्टोर हो जाएगा। तो मैं कहीं पर भी इसी तरह से मैं c इक्वल टू ए इंटू बी यूज कर सकता हूं और इसी तरह से मैं c इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी यूज कर सकता हूं। तो हमारे पास ये जनरल मैथमेटिक्स की तरह यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर एरिथमेटिक ऑपरेटर में एक चीज समझने वाली है कि जो हमारा डिवीजन होता है, बाकी 3 हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन डिवीजन में हमें एक चीज समझनी होगी। सी लैंग्वेज में इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर आता है। ये चीज हमें समझनी है। अब कैसे, देखिए, सपोज करिए मैंने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो सी, वैसे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इन मैथ्स अगर मैं इसको लिखूं तो हमारा आंसर आना चाहिए 2.5। लेकिन इन सी अगर मैं बात करूं तो हमारा आंसर आएगा 2। कैसे हमारा आंसर 2 आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2? देखिए, अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूं 2 से तो 2 टाइम्स ये पूरी पूरी बार डिवाइड होता है, लेकिन जो हमारा आंसर आता है, रिमाइंडर आता है, वो रिमाइंडर यानी कि 0.5 की फॉर्म में जो हमारा है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब मैं इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूं, 5 भी मेरा इंटीजर है, 2 भी मेरा इंटीजर है, तो यहां पर मेरा जो आंसर होगा वो 2.5 नहीं आएगा। यानी कि क्यों नहीं आएगा 2.5? क्योंकि कभी भी कंपाइलर जो है आपका एक ऐसा आंसर प्रोड्यूस नहीं कर पाता जिसमें हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला आंसर जनरेट करे, यानी कि एक फ्लोट नंबर या डबल नंबर जनरेट करे। तो यहां पर वो केवल इंटी यानी कि डेसिमल यानी कि एक होल नंबर यहां पर लेगा, यानी कि वो पॉइंट के बाद के नंबर को सारे स्किप कर देगा। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर और इंटीजर अगर हम आपस में ऑपरेशन कर रहे हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर को इंटीजर से आप एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आंसर इंटीजर आएगा। लेकिन प्रॉब्लम आएगी केवल डिवीजन, इसमें डिवीजन में। तो यहां पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड नहीं करना है। अब इसका आंसर कैसे एक्यूरेट आएगा इसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं इसी में इसको कवर कर देता हूं कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हूं। तो इसका आंसर कैसे सही आ सकता है? मान लीजिए मेरे पास एक फ्लोट नंबर है जिसमें मैंने आंसर लिखा, ठीक है। अब मैंने लिखा आंसर इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको अभी यह लग रहा होगा कि मैंने आंसर का डेटा टाइप फ्लोट ले लिया है और मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि यहां पर अभी भी जो मेरा आंसर आएगा वो 2.0000 आएगा, ना कि 2.5000। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी भी हमने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया। यहां पर हमने इंटीजर को इंटीजर से ही डिवाइड किया है। तो देखिए, आंसर फ्लोट डेटा टाइप का है, लेकिन 5 डिवाइडेड बाय 2 जो कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर है, तो ये जो आंसर जनरेट कर रहा है वो इंटीजर में आंसर जनरेट कर रहा है। यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2 ने आंसर जो जनरेट किया वो किया 2, और उसके बाद हम 2 को स्टोर कर रहे हैं एक फ्लोट वैल्यू में, फ्लोट वेरिएबल में। तो यहां पर हमारा 2.000 ये बन जाएगा। तो इसका मतलब अभी भी मेरा आंसर एक्यूरेट नहीं आया है। तो अगर मेरे को इस तरह की कभी भी डिवीजन सॉल्व करना है तो मैं यहां पर सीधे इसको इस तरह से कर सकता हूं कि मैं या तो मैंने फ्लोट लिया, आंसर लिया, और यहां पर मैंने 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0 कर लिया, तो मेरा आंसर सही आ सकता है। मैंने लिया आंसर इक्वल टू 5.0 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा आंसर सही आ सकता है। मैंने लिया आंसर इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2.0, तो मेरा आंसर सही आ सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने दोनों के दोनों नंबर को इंटीजर ना लेके उनमें से कोई एक या दो के दो फ्लोट नंबर ले लिए हैं। तो आप देखेंगे 5.0 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2.0 यहां पर लिया है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब भी कोई आप यहां पर हम इसको फ्लोट फ्लोट बोल रहे हैं, वो हमको हैबिट है उसको बोलने की तो हम उसको ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब भी आप
कोई भी रियल कांस्टेंट यूज करते हो, सपोज करो मैंने 3.14 लिखा, तो सी लैंग्वेज में जब भी मैं कोई रियल कांस्टेंट यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जब मैं ये यूज करता हूं तो इसको डबल बोला जाता है। इसका डिफॉल्ट डेटा टाइप डबल होता है, ना कि फ्लोट। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं डबल डिवाइडेड बाय कर रहा हूं, तो आपका जो डेटा देखिए 5.0 डिवाइडेड बाय 2 है, तो जो आंसर मेरा जनरेट हो रहा है वो फ्लोट की रेंज में है, इसलिए ये यहाँ पर इसको हैंडल कर ले रहा है। तो इस चीज का है, ये एक तरीका है इसको हैंडल करने का। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपने इंटीजर लिए हैं 5 और जिस किसी ऐसे वेरिएबल में, आपको ये ध्यान रखना है कि मैं 5.50 में जिसमें स्टोर कर रहा हूँ या 2 जिसमें स्टोर कर रहा हूँ, वो नंबर आपने अगर फ्लोट वेरिएबल ले रखे हैं तो भी आपका फ्लोट डिवाइडेड बाय फ्लोट आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। इसका एक दूसरा तरीका होता है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग मैं अपने आने वाले लेक्चर में कवर करूंगा। तो यहां पर बस आपको इतना समझ लेना है कि हमको फिलहाल इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी हम इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर ना कर रहे हो, और अगर हम इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करने के बाद फ्लोट में आंसर स्टोर भी कर रहे हैं तो भी ध्यान रखेंगे हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें से कोई एक जिसमें डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो आपका उसमें होना चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट वाला वैल्यू होना चाहिए। तो ये तो हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अभी एरिथमेटिक ऑपरेटर में एक चीज और बचती है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर की हम बात करें तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो हमारा होता है वो देता है रिमाइंडर, हमें वो रिटर्न करता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कैसे, जैसे अगर मान लीजिए मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइम्स तो ये पूरा पूरा बार डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 1। तो यही रिमाइंडर रिटर्न करने का काम करता है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो अब कभी भी ध्यान रखिए किसी भी नंबर को, जैसे सपोज करिए मैंने 10 को डिवाइड किया 5 से, तो 10 को 5 से डिवाइड करता हूं, तो हम अगर इसके बीच में मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा रहे हैं तो 10 मॉड्यूलस 5 अगर मैं लिखता हूं, तो यहाँ पर 10 पूरी पूरी टाइम्स डिवाइड हो जा रहा है 5 से, तो मेरा रिमाइंडर आएगा 0। तो रिमाइंडर की अगर मैं बात करूं तो मेरा रिमाइंडर आएगा 0। मैं 11 को 5 से अगर यहाँ पे मॉड्यूलस निकालूं इसका, तो देखिए मॉड्यूलस ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर थोड़ा डिफरेंट है। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी 5 इंटू 2 10 होता है, तो 2 बार पूरी पूरी बार डिवाइड हुआ, जो रिमाइंडर बचा 1। तो रिमाइंडर हमें हमेशा मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर देने का काम करता है। अब नेगेटिव नंबर्स में अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल लिख लेता हूँ। -10 मॉड्यूलस 3, 10 मॉड्यूलस -3, -10 मॉड्यूलस -3। तो आपको इस तरह के जब नेगेटिव कोई एक नंबर या दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहला नंबर है मेरा, वो आप उसका साइन देखिए और उसी साइन को कैरी करिए आंसर में। जैसे इस एग्जांपल की मैं बात करूं तो मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो आएगा 1। तो अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल लूं, 10 मॉड्यूलस 3 जो आता है मेरा, अगर मैंने दोनों पॉजिटिव नंबर लिए तो मेरा आंसर आता है 1। लेकिन इस केस में यहाँ पे 10 जब नेगेटिव है तो मेरा आंसर आएगा -1, क्योंकि 10 नेगेटिव है। इस केस में मेरा आंसर आएगा +1, क्योंकि 10 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मेरा आंसर +1 आएगा, मुझे -3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस केस में भी मेरा 10 जो है नेगेटिव है, मैं इसका साइन नहीं देखूंगा, तो इस केस में भी मेरा जो आंसर आएगा -1 आएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है मॉड्यूलस के केस में जब नेगेटिव नंबर से हम डील कर रहे हैं। अब उसके बाद हम अगला स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो सिंपल, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं c=1, तो यहाँ पर मेरे जो ऑपरेंड्स हैं वो c और 1 है। ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये मेरा ऑपरेटर है, तो ये वैल्यू हमेशा इधर स्टोर होगी। तो सी लैंग्वेज में हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, हम 1 = c नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होना चाहिए वो एक वैल्यू को, एक कंटेनर होना चाहिए जो वैल्यू को होल्ड कर सकता है। यहाँ पर 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है और c यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो ये आपका एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज के हिसाब से गलत है। अब इस बात का हमको ध्यान रखना है कि कभी भी जब हम स्टोर कर रहे हैं c मैंने लिखा a+b लिखा, अगर मान लीजिए, तो a+b का रिजल्ट जब मैं स्टोर कर रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि उस वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो असाइनमेंट और सबसे लास्ट में परफॉर्म होने वाला ऑपरेशन है, क्योंकि मेरा मान लीजिए मैंने इस तरफ कुछ भी एक्सप्रेशन लिखी है a+b -d+e, तो असाइनमेंट पहले ये सारा सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद ही हमारा आंसर, फाइनल आंसर सी में स्टोर होगा। अब इसमें हमारा सिंपल असाइनमेंट की तो बात हम समझ गए, लेकिन अब बात करते हैं कि जो +=, -=, मल्टीप्लिकेशन = हमें दिया है, या डिवीजन = दिया है, या मॉड्यूलस = हमें दिया है, तो ये कैसे हो, ये कब कौन सी सिचुएशन में हम इनको यूज कर सकते हैं। देखिए क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, यहाँ पे मैंने अगर कहीं पर लिखा है c = c+1, तो आप देखिए मैंने राइट हैंड साइड में भी c यूज किया है और लेफ्ट हैंड साइड में भी c यूज किया है।
तो इसका एक तरह से मतलब हुआ कि सी की एग्जिस्टिंग वैल्यू जो भी है उसमें 1 से इंक्रीमेंट करके वापस सी में स्टोर कर देना है। मान लीजिए सी वेरिएबल मेरा रैम में कहीं एग्जिस्ट करता है और सी की करंट वैल्यू 5 है, तो इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, सी की वैल्यू को पहले फैच करेगा, ये करंट वैल्यू सी की है 5, तो 5 + 1 6, और वही वैल्यू सी में अपडेट भी हो जाएगी, तो ये 5 मेरा हटके यहाँ पे 6 स्टोर हो जाएगा। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है। तो आप देखिए कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो कॉमन वेरिएबल है, तो मैं इसको एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकता हूं c प्लस इक्वल टू 1 में। तो यानी कि जो अभी तक देखिए ये ऑपरेशन जो था 2 स्टेप में परफॉर्म हो रहा था। पहले c की वैल्यू फैच हो रही थी और उसमें 1 ऐड हो रहा था, तो पहला एडिशन ऑपरेशन, तो ये मेरा स्टेप 1 में पहले c और 1 ऐड हो रहे थे। उसके बाद सेकंड स्टेप में मेरा इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट हो रहा था। तो ये जो एक्सप्रेशन जो थी 2 स्टेप में मेरा इसमें आंसर जनरेट हो रहा था, लेकिन यहां पर इसका फायदा मुझे ये मिला कि ये c प्लस इक्वल टू लिखने से सिंगल स्टेप में ही ये आंसर मेरा जनरेट होकर c में स्टोर हो गया। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास c इक्वल टू c माइनस 1 है, तो मैं इसको c माइनस इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। ऐसे अगर मेरे पास c इक्वल टू c इंटू 1 है, तो मैं c मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। तो इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं, तो कहीं पे भी। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास दो ऑपरेटर है यहाँ पे, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि इंक्रीमेंट का मतलब कोई भी नंबर को एडिशन करना और डिक्रीमेंट का मतलब उस वैल्यू को कम करना। तो हमारे पास अगर कहीं पर स्टेटमेंट है c इक्वल टू c प्लस 1 या i इक्वल टू i प्लस 1, या ऐसे ही मैंने लिखा c इक्वल टू c माइनस 1 या i इक्वल टू i माइनस 1, तो कहीं पर भी केवल एक क्वांटिटी से अगर इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उस केस में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर अगर मेरा c इक्वल टू c प्लस 2 है, तो ये मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से यहाँ पे मेरी कोई इसमें हेल्प नहीं हो पाएगी। कैसे, देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं c प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस c, मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ऐसे ही यहाँ पर इसको अगर हम देखें c इक्वल टू c माइनस 1 को हम लिख सकते हैं, या तो मैं लिख सकता हूं इसको c माइनस माइनस या माइनस माइनस c। अब आपने देखा होगा मैंने दो तरीके से इसको यूज किया। तो जब हम ये प्लस प्लस बाद में लिखते हैं तो इसको बोला जाता है पोस्ट फिक्स, और जब हम प्लस प्लस पहले लिखते हैं तो इसको बोला जाता है प्रीफिक्स। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस है, इस बात को हमको समझना है। देखिए अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया था x, और x में मैंने स्टोर किया था 1। अब मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू इस x की वैल्यू प्रिंट कराई, तो इसने स्क्रीन पर 1 प्रिंट कर दिया। लेकिन इसके बाद मैंने लिखा x प्लस प्लस, तो x प्लस प्लस लिखने के बाद जब मैंने x की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो यहां पर मैंने फिर से स्टेटमेंट लिखा, तो x प्लस प्लस यानी कि 1 की वैल्यू जो 1 थी x की वैल्यू, तो 1 इंक्रीमेंट हो गई प्लस प्लस, तो 2 हो गया, तो स्क्रीन पर 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने प्लस प्लस x दोबारा से लिखा। देखिए इस बार यहां पर मैंने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट यूज किया था, यहां पर मैंने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यूज किया है। तो जब मैंने ये यूज किया तो यहां पर मैंने फिर से एक बार x की अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करानी चाहिए, तो उसने फिर मेरा 3 प्रिंट कर दिया, क्योंकि पहली बार में इंक्रीमेंट होकर 1 से 2 हुआ था, तो 2 से 3 हुआ। तो आपको ऐसे देखने में पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसको इंडिविजुअली यूज करेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब होता है एक से इंक्रीमेंट होना या एक से डिक्रीमेंट होना, तो इस केस में आपको इसमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इसका डिफरेंस आपको कैसे नजर आएगा, हम इस चीज को समझते हैं। फिर से मैं इस एग्जांपल को लेता हूं। मैंने मान लीजिए इसको लिखा है x इक्वल टू, और इस बार मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे y। मैं इसको हटा देता हूं, फिर से मैं इसको समझता हूं कैसे फर्क मुझे कहां पर नजर आएगा। y इक्वल टू मैंने लिखा, और इस बार मैंने प्लस प्लस x लिखा। ये देखिए एक y वेरिएबल मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट है, हमने दोनों को इंटीजर डिफाइन कर रखा है इस तरह से। तो अब मैंने जब y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स लिखा, तो अब देखिए इस बार मैं दोनों वैल्यूज को प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे पहले मैं x को प्रिंट कराऊंगा, और इस बार मैं दूसरी स्टेप में मैं y को प्रिंट कराऊंगा। तो देखिए प्लस प्लस एक्स, अब देखिए प्लस प्लस एक्स जो है मेरा, जब मैं बात कर रहा हूं प्रीफिक्स की, और पोस्ट फिक्स में हमारा होता है, यहाँ पे भी प्लस प्लस होता है, लेकिन हमको ये समझना है कि प्रीफिक्स मतलब मान लीजिए प्लस प्लस एक्स, और पोस्ट फिक्स मतलब एक्स प्लस प्लस। तो देखिए इसका मीनिंग होता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है फर्स्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी आप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं,
फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन, ये मतलब होता है। और अगर हम बात करें एक्स प्लस प्लस की, तो यहां पर मेरा मतलब होता है फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, अगर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट, अगर डिक्रीमेंट यूज कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट। तो अब इस बात को, इसी चीज को समझते हुए हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। हमने यूज किया है प्लस प्लस एक्स, यानी कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यूज किया हमने, प्री इंक्रीमेंट। तो यहां पर x इक्वल टू प्लस प्लस एक्स मैंने लिखा, तो प्लस प्लस एक्स जो होगा x की वैल्यू को पहले इंक्रीज करेगा। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन, तो x की जो भी वैल्यू थी वो हो गई 1 से लेकर 2 हो गई, तो 2 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई और वो वैल्यू y में स्टोर हो गई। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो दोनों केस में मेरे को 2 2 प्रिंट हो यहां पे मिलेगा। लेकिन इसी को एग्जांपल को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, इस बार मैं कर देता हूं यहां पे x प्लस प्लस, ये मैंने कर दिया। तो देखिए x प्लस प्लस यानी कि मैंने यूज कर लिया इस बार पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने यूज किया है। तो देखिए इसका मतलब है फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट, तो यानी कि अभी x की करंट वैल्यू y है, x की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो x की करंट वैल्यू 1 है, तो 1 पहले y में स्टोर हो जाएगा, यानी कि y को क्या मिला, y को x की नॉन इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहां पर फर्स्ट असाइन ऑपरेशन परफॉर्म होना था, तो x की जो भी करंट वैल्यू थी वो y में स्टोर हो गई। लेकिन x प्लस प्लस तो अपना काम करेगा, x प्लस प्लस का मतलब है x की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट, तो x की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो x की वैल्यू तो मुझे 2 मिली, लेकिन y में जो कि मेरी नॉन इंक्रीमेंटेड वैल्यू स्टोर हो चुकी थी, तो यहां पर मेरा 1 ऑलरेडी स्टोर हो गया था। तो ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमारा हो सकता है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर मुझे यूज करना है तो मैं इसको इस तरह से यूज कर सकता हूं। मैंने मान लीजिए आई प्लस प्लस लिखा है या प्लस प्लस आई लिखा। अब दोनों में फर्क क्या है वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा चुका हूं। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से समझते हुए करिए, क्योंकि उस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स वाले में कंफ्यूजन जनरेट होता है, तो वो नॉर्मल सी बात है। अब देखिए जब मैंने ये प्लस प्लस लिखा है, अब अगर आपने ऐसा नहीं सोचना है कि हमने 1 से इंक्रीमेंट करना था तो हमने प्लस प्लस लिख दिया, तो हम ऐसा कर सकते हैं आई प्लस 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 प्लस, मैं 4 बार अगर प्लस प्लस लिख दूं तो ये 2 से इंक्रीमेंट कर देगा, नहीं। इसके अलावा ये सारे और केवल 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 आप इतना ध्यान रखिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको कहां पर यूज करना है, केवल जब आपको 1 से इंक्रीमेंट करना है केवल 1 क्वांटिटी से, और 1 से डिक्रीमेंट करना है, केवल आप ऐसी जगह पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।